आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो सबसे पहले बात इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या मांग का नियम हमें क्या बताता है। बच्चों, आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था। डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। इसी डिमांड फंक्शन से हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। देखो बेटा, इसमें पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ये जिस एक्स कमोडिटी की डिमांड है उसी एक्स कमोडिटी की प्राइस है। यानी कि अगर ये समोसे हैं तो ये समोसे की प्राइस है। इसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई, टी एंड ई, इन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको हम कहते हैं सेट पार, CET, सेट PAR, पार। और सेट पार का मीनिंग होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातों के समान रहने पर। यह सेंटेंस यूज किया जाता है बेटा, सेट पार, दैट मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। और ये अदर थिंग्स होती क्या हैं जो कि समान रहने वाली हों? अदर थिंग्स में पहली क्या है? PR। जो हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स हैं या जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उन्हें हम PR कहते हैं। वाई इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जब हमारे डिमांड फंक्शन के ये सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातों के समान रहने पर। DX और PX के बीच जो रिलेशन पाया जाएगा उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बिटवीन DX and PX. This is known as law of demand. That means law of demand states that there is negative relation between DX and PX when other things are constant या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अन्य बातों के समान रहने पर किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और नेगेटिव रिलेशन का मतलब हो बेटा, देखिए दो तरीके का रिलेशन होता है। एक होता है पॉजिटिव रिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव रिलेशन। इन दोनों को आप समझें। देखिए, दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है प्राइस और दूसरी का नाम है डिमांड। अगर इन दोनों वेरिएबल्स में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वो कहलाता है पॉजिटिव रिलेशन। सेम डायरेक्शन चेंज मीन्स प्राइस भी ऊपर जा रही है और डिमांड भी ऊपर जा रही है, या प्राइस नीचे आ रही है तो डिमांड भी नीचे जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, दैट मीन्स वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड अदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग। Here price of commodity X is increasing and demand for commodity X is decreasing। या नीचे आप क्या देख सकते हो कि प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन चेंज जब भी होता है दो वेरिएबल्स के बीच, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बिटवीन DX एंड PX। ये है हमारा मांग का नियम। इस मांग के नियम का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र में हम ह्यूमन नेचर की स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन की जहाँ भी हमें स्टडी करनी होगी वहाँ हम कुछ न कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं। मान्यताओं को हम ध्यान में रख कर ही किसी भी लॉ का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और ये एक लॉ है, डिमांड का नियम है। तो इस नियम की कुछ अजम्पशंस हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या मान्यताएं हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की मान्यताएं। और अजम्पशन में बेटा एक ही स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना, वो क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। यही इसकी अजम्पशंस होती हैं। आप फिर अपने डिमांड फंक्शन पर आएँ। आप देख सकते हैं इस डिमांड फंक्शन में PX के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? सेम है। यही अजम्पशन है, मान्यता है। इन्हीं को आप अलग अलग लिखेंगे। आप
पी आर की बात करेंगे कि जो रिलेटेड कमोडिटी, पहली एजम्पशन क्या होगी, रिलेटेड कमोडिटीज़ की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी एजम्पशन, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट एजम्पशन क्या होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक समान बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज एक चीज़ पसंद है, एक पर्टिकुलर ब्रांड, तो कल कुछ और पसंद हो जाए, ऐसा नहीं होना है। और लास्ट क्या होती है, फ्यूचर में न तो प्राइस बढ़ने की संभावना है और ना ही प्राइस कम होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें ही अदर थिंग्स हैं, यही अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी। देयर विल बी नो एनी चेंज इन दीज 4 वेरिएबल्स। यही कहलाता है मांग के नियम की मान्यताएं, अजम्पशंस। बेटा अब हम एक डिमांड शेड्यूल बनाएंगे। इसमें 2 कॉलम हैं, एक तरफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और दूसरी तरफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। प्राइसेस 10, 9, 8 प्राइसेस घट रही हैं और आप पढ़ चुके हैं कि प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे प्राइसेस क्या होंगी, यहाँ कम होंगी, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यानी कि जब 10 रुपीज़ प्राइस थी तो डिमांड कितनी की गई, 100 यूनिट्स की। प्राइस घटकर 9 रुपीज़ होने पर डिमांड बढ़ी, 100 से बढ़कर 150 यूनिट्स हो गई। 9 से और कम होने पर, प्राइस 8 रुपीज़ होने पर डिमांड 150 से बढ़कर 200 हो गई। तो इस तरीके से इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन शो किया जा रहा है। इसी शेड्यूल को अगर हम उल्टा पढ़ें, यानी 8 रुपीज़ प्राइस थी, फिर 9 रुपीज़ हुई और 10 रुपीज़ हुई, यानी कि प्राइस हमारी जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, 200, 150 एंड 100 डिमांड का हुई धीरे धीरे घटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शेड्यूल में dx और px के बीच के नेगेटिव रिलेशन को शो किया गया है। अब इसी डिमांड शेड्यूल का हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे और डिमांड कर्व हमें मिलेगा। आप देख सकते हैं OX एक्सिस पर क्वांटिटी और OY एक्सिस पर प्राइस को शो किया गया है। देखिए यहाँ 2 डिटर्मिनेंट हैं, एक क्वांटिटी है और दूसरा प्राइस है। जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पर, प्राइस पर। तो क्वांटिटी क्या कहलाती है, डिपेंडेंट। 2 तरीके के फंक्शन में 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। कुछ डिटर्मिनेंट्स ऐसे होते हैं, डिटर्मिनेंट्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, आश्रित और गैर आश्रित। प्राइस क्या है, प्राइस किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्राइस अपने हिसाब से मूव कर रहा है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन डिमांड क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो निर्भर कर रही है, वो डिपेंडेंट फैक्टर है। तो प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है और क्वांटिटी हमारी डिपेंडेंट फैक्टर होती है। क्यों, क्योंकि ये प्राइस में चेंज के अनुसार चेंज होगी। तो शुरू में आप देखें प्राइस क्या है, OP। जब OP प्राइस है उस समय कंज्यूमर ने OQ अमाउंट में डिमांड की। अब प्राइस घटी, OP से घटकर OP1 हो गई, यानी प्राइस में यहाँ से यहाँ तक की कमी आई, P1 की कमी आई। जब प्राइस घटकर P1 हुई तो उस समय डिमांड कितनी की जा रही है, OQ1। OQ से बढ़कर कितनी हो गई, OQ1, यानी यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया। तो ऊपर से नीचे इसको हम बोलेंगे डेल्टा P, चेंज इन प्राइस, और Q1 को हम कहेंगे डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी। हमें 2 पॉइंट मिले, ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B। इन सारे पॉइंट्स को हम एक सीधी लाइन से मिला देंगे, इसी लाइन का नाम है डिमांड कर्व। और ये क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। और अगर हम इसी को उल्टा पढ़ें, जैसे जैसे प्राइस हमारी नीचे से ऊपर जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये डिमांड कर्व जो है, डी डिमांड कर्व है, ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसको हमने बनाया है dx इज अ फंक्शन ऑफ px एंड नेगेटिव रिलेशन बिटवीन dx एंड p
एक्स। यही होता है बच्चों हमारा लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब हम बात करते हैं कि ये जो मांग का नियम है क्या ये हर चीज़ पर लागू होता है या कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं। बेटा देखिए, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, रूल, लॉ या नियम है, ये इनकी कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं, अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। उसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद, यानी कि वो स्थितियां जहां पर ये नियम लागू नहीं हो। ये नियम क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सामान्य तौर पर क्या हमने जाना कि अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़नी ही चाहिए, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता है। नियम लागू नहीं होता है यानी कि क्या होगा कि उनकी अगर प्राइस बढ़ी तो उनकी डिमांड घटने के बजाय क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीज होगा, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइस बढ़ने के साथ हम डिमांड को बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होता है, लागू नहीं होता है। तो यही कहलाते हैं नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड यानी वो स्थितियां जब मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि वो स्थितियां जहां पर प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड घटे ना बल्कि डिमांड भी बढ़ जाए, यानी कि दोनों के बीच में एक जैसा पॉजिटिव रिलेशन होने लगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। कुछ आर्टिकल यानी वस्तुएं, डिस्टिंक्शन यानी कि दूसरों से अलग दिखाने वाली वस्तुएं। देखिए, हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें सम आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जो हमें समाज में एक अलग दिखाती हैं। जैसे आम तौर पे लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं, ज्वेलरी पहनेंगे गोल्ड की, सिल्वर की, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए बहुत ही प्रीसियस मेटल्स जैसे कि डायमंड में भी बहुत ही हाई क्वालिटी के डायमंड, उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बहुत ही यूनिक तरीके की गाड़ियाँ खरीदते हैं जो कि आम जनता से अलग होती हैं। तो ऐसी चीज़ें ही कहलाती हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो आपको भीड़ से अलग दिखाएं। गोल्ड की ज्वेलरी तो सब कोई पहने है, लेकिन डायमंड में भी जो प्रीसियस डायमंड है उसकी ज्वेलरी हर कोई पहनकर नहीं निकलेगा, तो वो आपको समाज में अलग सा प्रदर्शित करेगी। तो ऐसी चीज़ों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनकी प्राइस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, कीमत इनकी जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, इनको लोग उतना ज़्यादा खरीदेंगे। और अगर इनकी प्राइस कम हो जाए, प्राइस अगर इनकी नीची हो जाए, तो लोग इनको खरीदना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकी प्राइस कम हो गई तो अब जो चाहेगा वही खरीद सकता है, इसलिए उस ग्रुप विशेष के लोग इनका कंजम्पशन कम कर देंगे। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। लोग इन्हें इसीलिए खरीदते ही हैं क्योंकि इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, और प्राइस ज़्यादा होने की वजह से समाज के अन्य लोग इन्हें परचेज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों गिफेन गुड्स। गिफन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ विशेष तरीके की वस्तुओं को डिफाइन किया था, इसलिए उनके नाम पर इन वस्तुओं को कह दिया गया गिफेन गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिफेन गुड्स होती क्या हैं। बच्चों आप पढ़ चुके हैं, गुड्स दो प्रकार की होती हैं, कुछ नॉर्मल गुड्स होती हैं और कुछ इन्फीरियर गुड्स होती हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, जबकि इन्फीरियर गुड्स जो निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं उनमें इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है। और नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट
आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक आय प्रभाव या नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करने के साथ साथ डिमांड में कमी होने लगेगी। यानी कि एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल नीचे आ रहा है। इनकम बढ़ी, डिमांड घटी, या इसके उल्टा, यानी कि इनकम घटी तो डिमांड बढ़ी। तो इस केस को हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो आप पढ़ चुके हैं कि इन्फीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब ये जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है ये कई चीज़ों में लो क्वालिटी का होता है, निम्न स्तर का। इन्फीरियर गुड्स में दो तरीके की गुड्स देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी होंगी जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव तो सबका होगा, इसीलिए वो इन्फीरियर है। लेकिन ये जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है कुछ में ये लो श्रेणी का होता है और कुछ में वेरी हाई श्रेणी का नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। तो ऐसी गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो, यानी वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ऐसी गुड्स को हम नाम देते हैं गिफन गुड्स। क्योंकि इनकी खोज गिफन नाम के इकोनॉमिस्ट ने की थी, इसलिए इनको नाम ही दे दिया गया गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? दैट गुड्स हुज इन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज वेरी हाई। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट अगर है तो उस गुड को हम कहते हैं गिफन गुड्स। बच्चों ये गिफन गुड्स का चित्र है। इनमें आप देखिए, आप पहले पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए पर क्या है? प्राइस OP1 है। उस समय इकोनॉमी में इनकी डिमांड, मार्केट में इनकी डिमांड OQ1 अमाउंट में की जा रही है। इन कमोडिटीज की प्राइस अगर बढ़ी और बढ़कर P2 हो गई तो प्राइस बढ़ने के साथ इनकी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाएगी, जिससे कि हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलता है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व गिफन गुड्स का कर्व होता है, या इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि वे चीज़ें जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, उस केस में मांग आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा। तो गिफन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, ये मांग के नियम के अपवाद के रूप में देखी जाती है। जो हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो होता है इन रैशनल जजमेंट। कई बार हम जो जजमेंट निर्णय लेते हैं बाजार में वो हमारा इन रैशनल होता है, यानी कि वो विवेकपूर्ण नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस कम है, भले ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन हम उसे उसकी प्राइस से रिलेट करने लगते हैं। अगर उसकी प्राइस कम है तो हम उसे इन्फीरियर मान कर खरीदना बंद कर देते हैं या उसको कम मात्रा में खरीदते हैं। और अगर उसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई थोड़े दिनों बाद, तब हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो वो हमारा क्या रहता है? इन रैशनल जजमेंट। हमारे पास पूरा हमारा जो निर्णय होता है, जो हमने जजमेंट किया है बाजार में, जो निर्णय लिया है, वो हमारा इन रैशनल हो गया, यानी कि विवेकपूर्ण ना होकर अविवेकपूर्ण निर्णय हो जाता है। सस्ती चीज़ों को हम इन्फीरियर क्वालिटी का मानकर नहीं परचेज करते हैं, और जब उन्हीं कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसे अच्छा मानकर उसे परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी जब हमारा इन रैशनल जजमेंट होता है, वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।